हेलो एवरीबॉडी। तो आज हमारा चैप्टर 1 शुरू होगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, क्लास 11th पॉलिटी की। हम लोग लक्ष्मीकांत भी कवर करेंगे बट लेटर ऑन, ठीक है। अभी हम लोगों को ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एक तो इससे जब आप आगे क्वेश्चन करेंगे ना, आपको समझ में आएगा आंसर राइटिंग में एनसीईआरटीज़ हमें कितना हेल्प करेंगी, ठीक है। तो चैप्टर 1 शुरू हो रहा है एंड लेट्स बिगिन इट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं यही बोलूँगी, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, ज़रूरत क्या है। चले थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मार्क कर दिया, हमें सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है दैट व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ आते हैं पेज नंबर 11 पे। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट और अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट सीक्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, ठीक है। तो हमारी डेफिनेशन क्या बनेगी, लेकिन देखिए ये एक बेसिक डेफिनेशन है। ये बेसिक डेफिनेशन इसलिए क्योंकि जब हम लक्ष्मीकांत कवर करेंगे उसमें काफ़ी डिटेल्ड में, लेकिन अभी हमें मतलब समझना है। वी आर टेकिंग इट कम्प्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच, ठीक है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट सीक टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। क्या हैं वो फंक्शंस? 4 फंक्शंस है हमारे पास, ठीक है। पहला फंक्शन पढ़ते हैं। पहला फंक्शन क्या है? देखिए ये सब कुछ जो है ना वो कहानी है, वो मैंने कुछ भी नहीं लिया है, हम सीधे पॉइंट पे जाते हैं। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अस अ बेसिक सेट ऑफ रूल्स फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। कि मेरा कॉन्स्टिट्यूशन पहले मुझे कुछ रूल्स दे दे जिससे कि जितनी भी मेरी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, हमने क्या बोला, मिनिमल, कि कोऑर्डिनेशन तो आए, ठीक है। कैसे आएगा अभी देखो, ये भी आगे समझेंगे हम लोग। सेकंड क्या है, अब मैंने क्या बना दिया, पहले में मैंने क्या बोला कि बेसिक सेट ऑफ रूल्स हो। दूसरा क्या है, किसके पास होगी वो ताकत बेसिक सेट ऑफ रूल्स बनाने के लिए। तो द सेकंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू क्लियरली डिफाइन और टू स्पेसिफाई दैट हु हैज द पावर टू मेक द डिसीजंस या बेसिक रूल्स फॉर द सोसाइटी, और इट हेल्प्स अस इन विच वे द गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड या कॉन्स्टिट्यूटेड। अब दूसरे उससे क्या हो गया, सरकार बन गई। थर्ड फंक्शन क्या होगा, टू पुट लिमिट on this decision making power of the government so that the fundamental aspect of the members of the society can never be trespassed। मतलब अब देखो, दूसरे लॉ से मुझे पता चला कि कोई एक मतलब गवर्नमेंट बनेगी जो रूल्स बनाएगी, लेकिन वो उस पर भी तो लिमिट लगानी है। ऐसे कोई रूल्स थोड़ा ना बना दे कि हम लोगों की हक ही छिन जाए। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस एस्पेक्ट में ये फंडा कवर होता है, फंडामेंटल राइट्स में। सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि जब हम कोई भी चीज़ लिख रहे होते हैं तो जब हम उसके एग्जाम्पल साथ में लिख देते हैं, हमारा आंसर का वेटेज बढ़ जाता है। चौथा, हर सोसाइटी के कुछ एस्पिरेशंस और गोल्स होते हैं, और यही हमारा फोर्थ फंक्शन आता है। द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ द सोसाइटी एंड टू क्रिएट अ सोसाइटी विच इज जस्ट फॉर एवरी मेंबर। ये प्रियम्बल डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में दिखता है। अभी एस्पिरेशंस ऑफ सोसाइटी क्या है, अगर मैं बोलूँ ऑन सोसाइटी लेवल, तो सोसाइटी लेवल पे वो क्या है, एक ऐसी सोसाइटी, अगर मैं इंडिया के हिसाब से देखूं तो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो, साउथ अफ्रीका के हिसाब से देखूं तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और अगर मुझसे इंडिविजुअल लेवल पे पूछा जाए तो हमारी डिग्निटी और सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट को देखा जाए। तो ये बन गए मेरे 4 फंक्शंस। तो इससे मुझे क्या निकल के आता है, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट और अ डॉक्यूमेंट दैट सीक्स टू परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस, जो हम कह चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, अब मैंने इतने दिन में बोला कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन भी तो रहा होगा। तो ऐसा कौन देखो, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बना कौन रहा है। अब हम अपने हिसाब से ले लें, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी दिसंबर, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट हुआ है 26 नवंबर 1949 को। तो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मुझे बनाया है। अब देखो 1949 में अडॉप्ट हुआ था, एनफोर्स हुआ है 26 जनवरी 1950 में। आज का चल रहा है 2024, मैं क्यों एक्सेप्ट करूँ इस कॉन्स्टिट्यूशन को, इतना पुराना। और जिन लोगों ने बनाया था वो तब के लिए थे, क्या मैं आज भी उन्हें मानूँ। तो ये क्वेश्चन भी बन के आता है दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच इज फॉर्मुलेटेड मैनी ईयर्स बैक, वाई शुड बी एक्सेप्टेड टुडे। ये इस 11th की पॉलिटी में भी है, और बहुत अच्छा आंसर इसका 9th की पॉलिटी में है, तो वो मैं उसका मेल जोल करके आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जो भी लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे
दे वर इमेंस, उनके पास क्या थी, पब्लिक क्रेडिबिलिटी थी, मतलब उनके पास जनता का विश्वास था। जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आए थे, इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था और वो जनता के बीच में से ही निकले थे। हमारे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं था कि कोई राजा या कोई मिलिट्री लीडर, नहीं, जनता के बीच से निकले थे। जो ये जनता के बीच से निकले थे, रीजन्स, स्टेट्स, प्रोविंसेस को दिखाते थे, रिलीजन को दिखाते थे, कल्चर को दिखाते थे। इन शॉर्ट वो इंडिया के हर एक एस्पेक्ट का रिप्रेजेंटेशन थे। ऊपर से जेंडर वाइज भी उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट करा है। हमारे पास 15 विमेन भी थी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट भी थी। इसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बना है और 11 सेशन लगे हैं। तो हर एक एस्पेक्ट के लिए डिबेट्स हुए हैं। ये नहीं कि कोई एक इंसान आया और उसने कहा ये कर दो और वो हो गया, नहीं। इसके बाद ये जब सारी प्रोसेस हो गई थी तो हमने कंसेंसस भी लिया है। जो हमारा आखिरी सेशन था ना, हमारा 24 जनवरी 1950 में, उस दिन तो सबके साइन हुए थे। तो वो क्या हुई, कंसेंसस हुई। अब एक चीज़ याद रखना है एमसीक्यू के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रेफरेंडम कभी भी नहीं था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज नेवर सब्जेक्टेड टू रेफरेंडम, इट वॉज बेस्ड ऑन कंसेंसस। हेंस ऑल दीज एस्पेक्ट्स मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी एक्सेप्टेड टिल डेट। अब इसके और भी पॉइंट्स हैं, यहीं पे मेरा आंसर खत्म नहीं होता है। ये नेपाल का डिबेट अभी हम कवर करेंगे। इसके अलावा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन क्या प्रोवाइड करता है, मैं क्यों एक्सेप्ट करूं? सबसे पहले इंडिविजुअल लेवल पे ये मेरी फ्रीडम और इक्वालिटी। अभी देखो जब आप आगे पढ़ोगे तो आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हो जाएंगे। आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है, पूरा फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर लिख देना आप। फिर दूसरा चीज़ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर शेयरिंग का कंसेप्ट देखा है, ताकि कोई भी एक सिंगल इंस्टीट्यूशन के पास सारी पावर ना आ जाए। अगर कोई एक इंस्टीट्यूशन पावर को या कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स को वॉयलेट कर रहा है तो दूसरा उस पर चेक कर दे। तीसरा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड और फ्लेक्सिबल का एक यूनिक अमेलगमेशन है। अगर रिजिड होता तो एक दिन जैसे सरकार गिरती है, कॉन्स्टिट्यूशन भी गिर जाता। अगर फ्लेक्सिबल होता तो इसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों का मिक्स है। क्यों है? और इसी से एक और क्वेश्चन बन सकता है, व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। लिविंग डॉक्यूमेंट, जिंदा डॉक्यूमेंट कैसे बोलूँ, कब बना था? लेकिन आज एक बार बताओ, हम लोग अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आज भी स्कोप है बदलाव का। और वो बदलाव क्यों आ रहा है? हमारे भले के लिए तो आ रहा है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या मिला? नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस मिला, अभी विमेन को रिप्रेजेंटेशन मिला। तो इससे क्या है, ये एक तरीके का लिविंग डॉक्यूमेंट है कि वो ऐसा भी नहीं कर रहा कि किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को सारी पावर दे रहा है, बाकियों को एलिनेट कर रहा है, और साथ में जितने भी हमने पुराने फीचर्स करे उन सबकी रिस्पेक्ट कर रहा है। तो यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो चैप्टर 1 है, इसका पार्ट 1 अभी आता है, पार्ट 2 इसके बाद प्रोवाइड करती हूँ। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।